अनुपम जी, ये जो आज की कैबिनेट में जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ है, इसको आप किस नजर से देखते हैं? क्या ये महज 53 लोगों को शपथ ग्रहण दिया गया है या इसके कुछ और गूढ़ राजनीतिक निहितार्थ भी है? आशुतोष, मैं इसको आप ही की बात से अगर शुरू करूं, मैं आपको किसी चैनल पे देख रहा था, मुझे याद नहीं है, शायद टाइम्स नाउ पे, आप कह रहे थे कि जब यूपी का रिजल्ट्स आ रहे थे तो आप कह रहे थे कि अब तो 2024 इज अ फोरगोन कंक्लूजन, अब तो 2024 में किसी को, मोदी को रोक पाना ही असंभव है। ये आपके शब्द थे, अगर मुझे ठीक याद है। और ये जो उत्तर प्रदेश है, सबसे बड़ा प्रदेश है, देश की आम चुनावों का सेमीफाइनल माना जाता है। और इसके पहले किया है कि एग्जैक्टली मैसेज क्या दे रहे हैं। आप एक चीज और देखें कि जब से खास तौर से पोस्ट मोदी ये जो इरा है, उसमें भाजपा अपने इन तमाम चीजों को एक मेगा इवेंट बना के इसकी ब्रांडिंग करके प्रस्तुत करती रही है। अरविंद केजरीवाल ने हाँ इसको रामलीला मैदान में किया, अभी आपने पंजाब में भी देखा कुछ वैसा ही शो था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अमूमन अपनी तमाम इन इवेंट्स को एक ब्रांड करके, पार्टी देखिए अपने आप को एक ब्रांड बना चुकी है, मोदी अपने आप को एक ब्रांड बना चुके हैं, योगी आदित्यनाथ एक हिंदुत्व का एक ब्रांड, चलते फिरते ब्रांड है। तो ये एक ब्रांडिंग वाला उनका एक तरीका था जिसको इन्होंने आज सच में बहुत ही ग्रैंड लेवल पे किया। हालांकि ये भी एक देखने की बात है, जब आपके पास 50-60 हजार लोग आपने इकट्ठा कर लिए तो कोई स्पीच नहीं हुई, कोई भाषण नहीं हुआ, एक अच्छा मौका था बोलने का, ये भी थोड़ा सा मुझे सरप्राइज किया। लेकिन हाँ, इसको 3-3, 4-4 लोगों को एक साथ शपथ दिलाकर जितनी देर से लोग इंतजार कर रहे थे उतनी देर भी ये कार्यक्रम सही पूछे तो नहीं चला। लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी को इसका एक ब्रांड और इसको एक बड़ा इवेंट बनाने की बात है, जहां तक उद्योगपतियों की बात है, तब से लगातार बात हो रही है कि उत्तर प्रदेश में जो बेरोजगारी का आलम है उसको एड्रेस करने के लिए प्राइवेट इंडस्ट्रीज को यहाँ बड़ी मात्रा में लाने का प्रयास है। पिछली बार भी इस प्रयास को किया गया था, लेकिन योगी आदित्यनाथ के फर्स्ट टर्म में यह प्रयास उतना सफल नहीं रहा। इसलिए माना जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ की इस बार ये प्रायोरिटी पे और सबसे ज्यादा इस पे अच्छा माना भी जाता है कि अगर आप सुरक्षा दे सकते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकते हैं तो इंडस्ट्रीज विल फॉलो। तो उनका मानना है कि उन्होंने इंडस्ट्री भी, उन्होंने सुरक्षा भी दे दी, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर भी दे दिया है, बिजली भी दे दिया है। अब इंडस्ट्रियल एटमॉस्फेयर बनाने में कोई उनको बहुत दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और जो ये आज हम लोगों ने शपथ ग्रहण देखा, वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये एक मैसेज देने का, वो आपको याद होगा जब जिस दिन चुनाव नतीजे आए थे उस दिन जब दिल्ली में जब सेलिब्रेट कर रहे थे तो वहां भी मोदी ने कहा था, ये प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि अब लगता है कि 2024 की राह आसान हो गई। तो आज जो शो हमने देखा वो बेसिकली इस बात को प्रोजेक्ट करने का, इस बात का दावा करने का एक तरीका था कि साहब 2024 में हम आ रहे हैं, 2024 में हम आ रहे हैं। बट आलोक जी, क्या ये महज 2024 में आ रहे हैं? क्योंकि उत्तराखंड में भी शपथ ग्रहण समारोह हुए, वहां तो इतना ग्रैंड नहीं हुआ, ना ही उस ग्रैंडनेस की दरकार वहां दिखाई पड़ी। यहां तो पिछले कई दिनों से लगातार ये कहा जा रहा था बहुत बड़ा शो होने वाला है, और वाकई में बहुत बड़ा शो हुआ। तो ये महज 2024 के लिए संकेत दिया जा रहा है या एक नए नेता के उभार का संकेत दिया जा रहा है? नहीं, मुझे ऐसा लगता है सुतोष कि ये 2024 में हम आ रहे हैं वाला ऐलान नहीं है। ये 2024 में हम आ जाएं, इसको सुनिश्चित करने की तैयारी है और पूरा जोर इस बात पे है कि कहीं 2024 में चूक ना हो जाए। क्योंकि आप अभी अखिलेश यादव की हार का जो गणित जोड़ेंगे, देखेंगे योगी आदित्यनाथ चुनाव जीत गए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन और अच्छे तरह से जीते हैं, ये भी नहीं कहा जाएगा कि बड़ी कमजोर जीत है। लेकिन उनकी पिछली जीत जो योगी आदित्यनाथ के चेहरे के बिना हुई थी, उसके मुकाबले में देखें तो ये कमजोर जीत है। ये अंग्रेजी में कहेंगे दे आर ट्रेडिंग ऑन थिन आइस। तो इसलिए पार्टी कोई कोर कसर पहले भी नहीं छोड़ती रही है, अब भी क्यों छोड़ेगी सवाल है। और उत्तर प्रदेश की इस जीत के साथ उनको ये मौका मिलता है कि वो एक बार रीइटरेट करें बहुत सारी चीजों को, अपने बहुत सारे वोट बैंक्स को वो दोबारा संदेश देने की कोशिश करें जो उन्होंने इस शपथ ग्रहण के जरिए किया है। और बाकी इस इवेंट को इतना बड़ा, भव्य और ग्रैंड बनाने का कारण ये भी है ताकि इस इवेंट की तस्वीरें, इसके नजारों को इस्तेमाल किया जा सके। ये इवेंट यूं ही नहीं होते हैं। आप कह सकते हैं, मैं कह सकता हूं, मुझे लगता है कि इसकी आवश्यकता नहीं थी। इतना भव्य आयोजन, इस पे जितना खर्चा किया गया है आज की तारीख में, जब राज्यों की, केंद्र की सब सरकारों की हालत पतली है, उनको इस खर्चे को बचा के कहीं अच्छी जगह लगाना चाहिए था। लेकिन उनकी तरफ खड़ा होकर देखूं तो भाई हमने इतनी मेहनत से जीत हासिल की है, हम इसको सेलिब्रेट भी ना करें। हम किसको कह दें? मैं अगर उस जगह खड़ा होकर कहूंगा तो मैं कहूंगा कि मैं अपने कार्यकर्ता को मना कर दूं आने से,
मैं अपने नेताओं को मना कर दूं आने से, मैं अपने समर्थकों को मना कर दूं आने से। मैंने तो विरोधियों तक को बुलाया था, अब वो आए नहीं, उन्होंने इतना शिष्टाचार नहीं दिखाया, इसके लिए तो मैं जिम्मेदार नहीं हूं। तो ये मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी दोबारा कमर कसने के लिए कसरत कर रही है, और केंद्रीय नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का जी, वो खुद को असर्ट कर रहा है। और ये जो 52 सदस्यीय मंत्रिमंडल है, इसमें जो मंत्री बने हुए हैं, इनमें ज्यादातर लोगों के नाम और चेहरे देखिएगा तो ये छाप है। वो अरविंद शर्मा जो न जाने कब से घूम रहे थे उत्तर प्रदेश में मंत्री बनने के लिए, वो अब मंत्री बन गए हैं। असीम अरुण मंत्री बन गए हैं, और भी तमाम चेहरे हैं जिनके बारे में साफ कहा जा सकता है। मेरा ख्याल है शीतल जी इस पे और बारीकी से रोशनी डाल पाएंगे, एक एक आदमी का नाम लेके डाल सकते हैं कि कौन लोग हैं जो योगी जी की वजह से नहीं, नरेंद्र मोदी जी की वजह से या अमित शाह की वजह से इस मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं। और वजह ये साफ कि कम से कम अगले 2 साल भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व और नरेंद्र मोदी कोई चांस नहीं लेना चाहते हैं, किसी चीज को किसी संयोग के भरोसे नहीं छोड़ना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश एक महत्वपूर्ण लड़ाई का मैदान है, और यही वजह है कि आप इतना बड़ा आयोजन यहाँ देख रहे हैं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।